आयरन हार्ट को इग्नोर करते हुए आज हम बात करेंगे आरडीजे का आयरन मैन एंड गेम के टाइम पॉइंट के बाद भी जिंदा है एक ऐसे टाइम लाइन के बारे में जिसे हम देख के भी इग्नोर करते हैं। हो सकता है यहाँ सारे अवेंजर्स अपने प्राइम फॉर्म में है, हल्क चुका नहीं है, वर्ल्ड वॉर हल्क बन चुका है, कैप्टन बुढ़ा नहीं है, थॉर की एक आंख नहीं है, ऊपर से थैनोस तो है ही नहीं। तो फिर थैनोस की जगह बिग बैड कौन होगा? तुम सोच नहीं सकते ये टाइमलाइन कितनी ऑसम हो सकती है। सोचो ही मत, मैं बताऊंगा ना। वेलकम टू रोवी। याद तो है ना, एंड गेम में जो थैनोस धूल हुआ था वो एमसीयू का थैनोस नहीं था, वो एक वेरिएंट था। क्योंकि जिस टाइम पे उसे फ्यूचर की नेबुला मिली और उसने फ्यूचर के बारे में जाना, उसी पॉइंट पे 2014 से टाइमलाइन की ब्रांचिंग हो जाती है। अब उस टाइमलाइन से थैनोस अपनी आर्मी के साथ गायब हो जाता है और अब देखो धीरे धीरे कैसे इसकी कहानी एमसीयू से अलग होती जाती है। मेजर चेंजेस 2018 के आसपास होते हैं क्योंकि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम होते ही नहीं है, पर उससे पहले की स्टोरी में बहुत क्रूशियल चेंजेस होते हैं। लोकी हमला करता है, अवेंजर्स उसे रोकते हैं, टोनी को पीटीएसडी होता है। उसके बाद पहला चेंज होता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में, यहाँ गमोरा नहीं है। तो गार्डियंस की पहली दो मूवीज के इवेंट्स तो काइंडा सेम रहते हैं, बस सब कुछ गमोरा और नेबुला के बिना होता है। इसके बाद एज ऑफ अल्ट्रॉन की कहानी मेजरली सेम रहती है, बस क्विक सिल्वर उसे बस पैर में गोली लगती है और वो घायल होता है पर मरता नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसे बाद में मारेंगे। फिर सिविल वॉर सेम होती है, पर क्विक सिल्वर जिंदा होते हुए यहाँ नहीं था क्योंकि वो अब तक रिकवर नहीं हुआ था। तो कहानी सेम रहती है, अवेंजर्स बढ़ जाते हैं। स्पाइडरमैन की होम कमिंग तक की कहानी सेम होती है और टिचाला बनता है वकांडा का राजा। और भी लोग जैसे एंटमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक विडो, इन सब की एटलीस्ट ओरिजिन एमसीयू जैसी ही होती है। मीनवाइल थॉर, हाइमडाल, लोकी, वैल्क्री, हल्क सारे असगार्डियंस के साथ रैग्नारॉक के इवेंट्स के बाद पृथ्वी आ रहे होते हैं। यहाँ से मेन अलग स्टोरी स्टार्ट होती है। थैनोस आके इनको नहीं पेलता, तो हल्क सकार वाले बैडएस रूप में ही रहता है और ये लोग सीधा पृथ्वी आ जाते हैं। यहाँ टॉसबर्ग नॉर्वे में नया असगार्ड बनाते हैं, पर अब थॉर थोड़ा थक चुका था, उसे चाहिए था एक ब्रेक। तो इस टाइमलाइन में वो लोकी को नए असगार्ड का राजा बनाता है। लोकी तब तक सुधर चुका था, हम सब जानते ही है। थॉर अपने नए आउटफिट में प्योर ब्लैक कॉस्ट्यूम और एक रेड केप में होता है और एक आई पैच भी लगा लेता है क्योंकि इस बार उसे रॉकेट से नई आंख नहीं मिलती। अब थॉर अकेले जाता है एक जर्नी में, एक पर्पस ढूंढने, और उसे मिलता भी है। उसे पता चलता है कि चारों तरफ बहुत गॉड्स मरने लगे हैं और सिर्फ मर नहीं रहे, उनका बहुत बुरी तरह से खून हो रहा है। अब इस अननोन थ्रेट से लड़ने के लिए थॉर को चाहिए था एक हथियार, तो अब वो जाता है निरविलर। यहाँ सारे डॉब्स की कंडीशन सही रहती है क्योंकि थैनोस ने आके इनकी नहीं मारी। वो थॉर को बना के देते हैं स्टॉर्मब्रेकर, पर इस बार असली वाला, ग्रूट के हाथ वाला नहीं, मेटल हैंडल वाला। अब थॉर पे कुछ देर बाद आते हैं। साइमल्टेनियसली अर्थ पे एंटमैन एंड द वास्प के इवेंट्स हो जाते हैं, पर लास्ट में हैंक, होप, जैनेट धूल नहीं बनते, तो स्कॉट ट्रैप नहीं होता। पर इसके पोस्ट क्रेडिट टाइप के सीन में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। स्कॉट को एक फोन आता है उसके दोस्त लुइस का, बोलता है भाई बढ़िया माल मिला है, आजा दिखा दो। स्कॉट उसके घर जाता है और ये बोलते बोलते घुस के दरवाजा खोलता है कि साले कितनी बार बोला है ये सब मत किया कर, ये सब छोड़ के अच्छे रास्ते पे चल, वहाँ पैसे और इज्जत दोनों है, पैसे थोड़े कम है शायद। पर ओ माय गॉड, ये क्या लाया तू? वो देखता है लुइस दांत निकाल के खड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक अल्ट्रॉन बॉट का सर है। लुइस बोलता है फट गई ना, बहुत पैसे मिलेंगे इसके। उसी वक्त वो सर एक्टिवेट होता है और बोलता है टोनी को मेरा हाई कहना, जल्दी मिलते हैं। इसी पॉइंट में मूवी खत्म और यही से स्टार्ट होती है अगली बड़ी अवेंजर्स स्टोरी, अवेंजर्स रेज ऑफ अल्ट्रॉन। स्कॉट बोलता है तूने इसे ऑन क्यों किया, पता है कितना डेंजरस है? लुइस बोलता है भाई जो भी कुछ हुआ ऑटोमेटिक हुआ और अगर मैंने कुछ किया है तो सिर्फ एक चीज, मेरी खुद की पैंट गीली। अगले दिन स्कॉट जाता है अवेंजर्स कंपाउंड में जहां आयरन मैन, हल्क, हैप्पी, रॉडी ये लोग रहते हैं। वो सीसीटीवी में देखते हैं कि स्कॉट नंगा नाच कर रहा है, पर क्योंकि स्कॉट कैप्टन की टीम में था टोनी भाव नहीं देता। तो फिर स्कॉट अपने बैग से अल्ट्रॉन का सिर निकालता है, वो देख के सबकी फट जाती है। सब जानने के बाद टोनी रियलाइज करता है कि अल्ट्रॉन वापस आ चुका है और उसका कुछ तो बड़ा प्लान है। सबसे पहले तो वो अपने फर्स्ट नैनोटेक सूट से सारे कनेक्शन काट देता है और पूरा आइसोलेट कर लेता है। और क्योंकि उसे खतरे का अंदाजा भरपूर था, ब्रूस के बोलने के बाद वो स्टीव को कॉल कर ही देता है और इस
बार सारे सुपर हीरोज स्टीव जहां अंडरग्राउंड था वहां जाते हैं। कैसे? डॉक्टर स्ट्रेंज। एंड गेम के फाइनल में जैसा हुआ था ना, छोटे लेवल पे यहाँ होता है। यहाँ टोनी, पीटर, पेपर, हैप्पी, हल्क, स्टीव, वांडा, विजन, क्विकसिल्वर, हॉकाई, ब्लैक विडो, एंटमैन, स्ट्रेंज खुद, मोर और लेस आसपास के सारे जाने माने सुपर हीरोज होते हैं। पर बहुत ही जल्द अल्ट्रॉन अटैक कर देता है। धीरे धीरे पूरी दुनिया एक साथ अल्ट्रॉन के कब्जे में आने लगती है। कोई रोक नहीं पाता क्योंकि वो सारे सैटेलाइट्स, इवन गवर्नमेंट के सारे वेपन्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, एवरीथिंग अपने कंट्रोल में लेने लगता है। हर स्क्रीन में सिर्फ अल्ट्रॉन दिखता है जो इंसानों को धमकी दे रहा होता है, सबको गुलाम बनाने लगता है। और जो बात नहीं मानते, नैनोबॉट्स से उनके नर्वस सिस्टम को हाईजैक करके उन्हें माइंड कंट्रोल साइबॉर्ग टाइप के ज़ॉम्बीज बना देता है या सीधा जान से ही मार देता है। ऐसा नहीं कि धूल बन गया वापस आ जाएगा, तो लिटरली बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अर्थ में ये सब चल रहा था। दूसरी तरफ थॉर को पता चलता है कि गॉड नाम का एक डिप्रेस्ड सन की सारे देवता समाज को मार रहा है और कुछ गॉड्स को तो किडनैप करके ले जा रहा है और भी ज्यादा टॉर्चर करके मारने के लिए। थॉर को लगता है कि वो अकेला इसे हरा नहीं पाएगा। वो स्ट्रेटेजी बनाने के लिए न्यू एसगार्ड वापस आता है। वहाँ देखता है ऑलरेडी गॉड थॉर को मारने आया था, पर थॉर तो था नहीं वहाँ। वैल्क्री, हाइमडाल और लोकी गॉड को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर गॉड उन तीनों को ही किडनैप करके ले जा चुका था। अब थॉर को एक चांस मिलता है। वो हाइमडाल को अपना सबकॉन्शियस वीडियो कॉल करता है और जान जाता है कि गॉड सबको कहाँ रख रहा था। वो देखता है कि हर देवता जो यहाँ था सबको गॉड ने ब्रूटली टॉर्चर करके रखा है। ज्यादातर उल्टा लटके हुए हैं, कुछ टॉर्चर होते होते मर गए और कुछ देवताओं के तो बॉडी पार्ट्स ही मिसिंग है, फिर भी जिंदा है और मौत का इंतजार कर रहे हैं। हालत खराब है। ये सब गॉड कर रहा था नेक्रोसॉर्ड से, क्योंकि उससे कर सकते हैं। इस टाइम पे थॉर को म्योनिर की याद आती है, तो वो उसके पास जाता है और इस बार म्योनिर जेन के सामने नहीं, थॉर के सामने एक्टिवेट होता है। अब थॉर गॉड से लड़ने के लिए स्टॉर्म बेकर के साथ टूटा हार्डवेयर अपडेट वाला म्योनिर भी ले लेता है बैकअप के लिए। अब बाकी के इवेंट्स काइंड ऑफ लव एंड थंडर मूवी की तरह ही होती है। डिफरेंस सिर्फ एक है कि थॉर अकेला है। लास्ट वाली फाइट में भी बच्चे कच्चे नहीं होते, सिर्फ थॉर वर्सेस गॉड। बहुत तगड़ी फाइट होने के बाद डायलॉग बाजी में गॉड बोल देता है कि उसने हाइमडाल को बहुत टॉर्चर करके मार डाला है। अब थॉर इतना गुस्सा होता है कि एक हाथ से नेक्रोसॉर्ड हटा के दूसरे हाथ से म्योनिर लेके उसके टुकड़े अलग करके गॉड के सिर के ऊपर रख के म्योनिर के टुकड़े जोड़ देता है। 1 सेकंड में गॉड खत्म। तब तक इटर्निटी का रास्ता खुल चुका था और इस बार थॉर अकेला था वहाँ और उसके सामने नेक्रोसॉर्ड पड़ा हुआ था। तो इस बार थॉर मांगता है इटर्निटी से कि इस शापित नेक्रोसॉर्ड को वहीं भेज दो जहाँ से ये आया है। थॉर नहीं चाहता था कि ये गलत हाथों में पड़े, पर एक्चुअली वो नेक्रोसॉर्ड अब जा चुका था नल के पास। अब इस तरफ अर्थ पे अवेंजर्स जहाँ थे वहाँ कोई भी टेक यूज नहीं कर पा रहा था। जिनका मैंडेटरी था लाइक स्पाइडरमैन, वॉर मशीन, इवन फैल्कन, उनका भी टोनी अपने वाले की तरह आइसोलेशन कर देता है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी। बिजली की कमी होने लगती है और चार्ज कहीं कर नहीं सकते थे। अब इनको थॉर की याद आती है। तब तक थॉर खुद से ही गॉड को निपटा के लोकी और वैल्क्री को लेके न्यू एसगार्ड आ चुका होता है और तब उसे पहली बार पता चलता है कि उसके एब्सेंस में अर्थ में क्या कुछ हो चुका है। टीवी स्क्रीन में देखता है कि अल्ट्रॉन अपना दबदबा दिखा रहा है। अवेंजर्स कंपाउंड भी तबाह कर चुका है। वो चाहता है बाकी अवेंजर्स के साथ कांटेक्ट करना, पर कम्युनिकेशन थी बंद। वो जानता ही नहीं कि कहाँ है सब। तभी उसके पीछे एक पोर्टल खुलता है। अब थॉर, लोकी, वैल्क्री, कॉर्ग ये सभी उस अंडरग्राउंड बेस में चले आते हैं। बिजली की कमी तो पूरी हुई एटलीस्ट अब। अच्छा, एक बात याद रखना, अब तक अवेंजर्स को नहीं पता कि अल्ट्रॉन ऑपरेट कहाँ से कर रहा है। सब कुछ हो तो रहा है, पर मेन अल्ट्रॉन सिर्फ स्क्रीन पे ही दिखता है, एक्चुअली सामने नहीं आता। 1-2 महीने निकल गए अवेंजर्स को यूज टू होने में और तैयार होने में। डेली कुछ हीरोज बाहर निकलते, शहर में कुछ बॉट्स को तोड़ते और कुछ सिविलियंस की हेल्प करते, बट लार्ज स्केल में इसका ज्यादा कोई असर पड़ नहीं रहा था। इसी बीच वांडा सीख जाती है केओस मैजिक ठीक से यूज करना। वो अकेले बहुत सारे बॉट्स को एक साथ डिसमेंटल कर पा रही थी और प्रैक्टिस करती थी हर रोज। पर अब बाकियों को भी थोड़ा अपग्रेड चाहिए था और उन्हें पता था कि दुनिया में सिर्फ एक ही जगह है जो अल्ट्रॉन से सेफ होगा, क्योंकि वो जगह पूरी दुनिया से आइसोलेटेड है, वकांडा। डॉक्टर साहब की कृपा से सारे वकांडा
वकांडा में घुसते हैं। पर अवेंजर्स देखते हैं उसी टाइम वकांडा को भी अल्ट्रॉन टेक ओवर कर लेता है। बहुत बड़ी फाइट होती है। इस फाइट में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, लोकी और वांडा, जो अपने मैजिकल पावर से लड़ रहे थे। थॉर तो जलवा दिखाता ही है म्योनिर और स्टॉर्म बेकर दोनों के साथ, और आयरन मैन की सूट की बैटरी खत्म होने पे थॉर ही उसे चार्ज करता है और हल्क अलग तबाही चलाता है। इसके बावजूद कई वकांडन सैनिक मर चुके होते हैं। अवेंजर्स पूरी कोशिश करते हुए भी हार रहे थे। तभी एक बहुत बड़ा डिवाइस उनके सामने ही असेंबल होता है, एक गामा रिएक्टर। टोनी समझ जाता है कि क्या होने वाला है, पर कुछ बोलने से पहले ही एक बीम फायर होती है हल्क पे। हल्क गामा रेडिएशन से ओवरलोड हो जाता है और वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ये अलग प्रॉब्लम हो गई। चारों तरफ किओस चल रहा होता है और टोनी अब बस शांत होके सोचता है कि ये सब कैसे हो रहा है, अल्ट्रॉन है कहाँ। जब अवेंजर्स यहाँ आए तभी अल्ट्रॉन भी कैसे आ गया, तभी उसे क्लिक होता है और वो कामली बोलता है, विजन सारे सुनो, विजन में ही अल्ट्रॉन है, विजन ही अल्ट्रॉन है। और वो सही था। अल्ट्रॉन कभी पूरी तरह गया ही नहीं था, वो डीपली विजन के अंदर ही था और वेट कर रहा था परफेक्ट टाइम का। अब ये अनाउंसमेंट सुनते ही सभी जल्द से जल्द विजन के पास जाने की कोशिश करते हैं, पर सबसे पहले पहुंचता है क्विकसिल्वर और अल्ट्रॉन उसके लिए ही रेडी था। सीधा क्विकसिल्वर को मार देता है। वांडा इमोशनली और ज्यादा टूट जाती है। विजन नहीं रहा, उसका भाई भी जिंदा नहीं रहा। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि एक ही रास्ता है और इसे सिर्फ वांडा ही कर सकती है, क्योंकि उसे आता है किओस मैजिक, और इस बार ये बहुत बड़े लेवल पे करना है, जो दुनिया के सारे टेक से अल्ट्रॉन का नामो निशान मिटा दे। वांडा एग्री करती है और विजन, जो कि अब अल्ट्रॉन था, उसके पास बढ़ती है। अपनी फुल कैपेसिटी से किओस मैजिक के बहुत सारे वेव्स छोड़ती है, जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलती है और अल्ट्रॉन का नामो निशान मिट जाता है। और इसी वेव से कुछ स्पेशल इंसानों के जीन्स ऑल्टर हो जाते हैं, म्यूटेंट जीन्स। ऐसे इंट्रोड्यूस होते हैं म्यूटेंट्स, जैसे कि कमाला खान, मिस मार्वल। दूसरी तरफ हल्क को एक नया थ्रेट माना जाता है। हल्क ब्रूस के फॉर्म में तो आता है, पर उसे पता चलता है कि हल्क उस रेडिएशन की वजह से बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। इसीलिए एक बार फिर ब्रूस खुद को खतरा मान के सकार चला जाता है और वहाँ हल्क की लाइफ जीने लगता है। अपना काम करने के बाद हार्ट ब्रोकन वांडा चली जाती है वेस्ट व्यू की तरफ और वांडा विजन सीरीज की स्टोरी सेम चलती है। पर लास्ट में वांडा डार्क होल नहीं पड़ती, वो पहले अपने ही यूनिवर्स में बिली और टॉमी को ढूंढती है और उसे मिल भी जाते हैं, क्योंकि एज वी नो उनकी आत्मा दूसरे किसी के डेड बॉडी में ट्रांसफर हो चुकी थी। शांग-ची और इटर्नल्स की स्टोरी सेम होती है और मिस मार्वल की सीरीज भी होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ। पर उसके बाद एमसीयू जैसे दी मार्वल्स मूवी नहीं होगी। मिस मार्वल के पोस्ट क्रेडिट टाइप के सीन में एक अंधेरी जगह में कमाला से कोई बोलेगा, मिस मार्वल, क्या तुम अवेंजर्स के बाद दुनिया की बेस्ट सुपर हीरो टीम ज्वाइन करना चाहोगी? कमाला पूछेगी, कितने लोग हैं टीम में और तुम हो कौन? चेहरे पे लाइट पड़ती है तो ये था पीटर पार्कर, और वो बोलता है, फिलहाल तुम्हें मिला के हम 2 लोग। अब स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम वाली स्टोरी आएगी, पर बहुत अलग होगी। टोनी जिंदा है तो मिस्टीरियो के मैटर में पीटर की हेल्प टोनी भी करेगा। और दूसरी तरफ नल को नेक्रोसॉर्ड मिलते ही वो सिम्बियोट्स के पीछे पड़ गया था, तो उससे डर के सिम्बियोट्स पूरे यूनिवर्स में फैल चुके थे और वेनम आ जाता है अर्थ में। और फार फ्रॉम होम के क्लाइमैक्स से पहले स्पाइडरमैन के साथ वेनम की बॉन्डिंग होती है। फिर टोनी और पीटर मिलके मिस्टीरियो को हराते हैं। आइडेंटिटी रिवील नहीं होती। पोस्ट क्रेडिट टाइप के सीन में पीटर टोनी को बोलता है कि सर जी, ऐसे छोटे मोटे कामों में आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। मेरी नजर में मेरे जैसे ही कुछ टीनेजर्स हैं, तो मैं सोच रहा था क्या मैं इनके साथ एक टीम बना के यंग अवेंजर्स नाम रख लूं। टोनी बोलता है, जो करना है कर, मेरा तो कुछ अलग ही प्लान है। और ये बात वो वेनम को देखते हुए बोलता है। अब यहाँ मैं घुसाऊंगा सुपीरियर आयरन मैन की स्टोरी लाइन। अल्ट्रॉन के कांड के बाद टोनी को लगता है कि उसे एक ऐसा सूट बनाना चाहिए जो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो। इंस्पिरेशन लेता है वेनम से और एक नया सूट बनाता है। ये एक सिम्बियोट की तरह बिहेव करता है, पर कोई एलियन बायोलॉजी नहीं होती। इस आर्मर की खुद की इंटेलिजेंस भी होती है। एक सिंथेटिक सिम्बियोट ही मान लो, जो जब चाहे जैसा चाहे आयरन मैन का आर्मर बन सकता है, इवन खुद से हील भी हो सकता है। ये था टोनी का सुपीरियर आयरन मैन आर्मर। इस टाइमलाइन का क्लाइमैक्स ना भाई बहुत अनएक्सपेक्टेड होने वाली है, पर उससे ठीक पहले आएगी यंग अवेंजर्स की स्टोरी। मैं सोचूं तो एक सीरीज बना देता, हर एक एपिसोड एक मेंबर पे फोकस्ड, लाइक वांडा के लॉन्डे, बिली, टॉमी, फिर केट बिशप
आयरन हार्ट, स्कार, 5 एपिसोड्स, और हर एपिसोड के लास्ट सीन में पीटर आके उनको रिक्रूट करके जाता और लास्ट एपिसोड के लास्ट मोमेंट में जब सब असेंबल होते तब एक अर्थक्वेक आती एक रोर के साथ। ये थी हल्क की रोर, वर्ल्ड वॉर हल्क। हल्क वापस आ चुका था सबसे ज्यादा फ्यूरियस रूप में, क्योंकि सकार में जिस शिप से वो गया था वो ब्लास्ट हो गई, जिससे उसकी बीवी मर गई। तब उसकी सटक गई और अर्थ में आके तबाही मचाता है। अब सारे एवेंजर्स और यंग एवेंजर्स असेंबल होते हैं। एक तरफ सारे हीरोज, दूसरी तरफ अकेला हल्क। क्लैश होने ही वाला होता है कि सब एक साथ टेलीपोर्ट हो जाते हैं और अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग जगह आ जाते हैं, मानो रियलिटी में ही एक ग्लिच आ गया हो। किसी को पल्ले नहीं पड़ता हुआ क्या। एक्चुअली वो सभी अब बैटल वर्ल्ड में थे। डॉक्टर डूम ने इस रियलिटी को भी बैटल वर्ल्ड में मिक्स कर दिया था। पर डॉक्टर डूम इतना पावरफुल हुआ कैसे और इसकी शुरुआत कहां से हुई, जानने के लिए टेल्स व्यू का फर्स्ट एपिसोड देखो यहाँ। और तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम सब्सक्राइब करोगे?